हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जीओसी के 3 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहली बात, आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, किस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। साथियों, एक बात यह है कि जब भी आप कोई वीडियो देखो तो साथ साथ में आपके नोट्स बन जाने चाहिए, ताकि आपके पास में पूरा एक साथ पूरा कंक्लूजन नोट्स एक साथ आपके पास बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का IUPAC नाम क्यों लिखना पड़ता है। इसको अगर मैं छोटे से एग्जांपल से समझूं कि मान के चलो कि आपके घर में 5 मेंबर हैं और आपके मोहल्ले के अंदर मान के चलो 20 या 25 लोग हैं, और इसके अलावा अगर आपके गाँव की बात मैं करता हूँ तो पूरे गाँव में मान के चले आप लोग लगभग 5 या 7 हज़ार लोग हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सवाल करे क्या आप पूरे गांव के प्रत्येक इंसान का नाम जानते हो क्या, तो आप क्या बोलेंगे? जी नहीं, हम बिल्कुल नाम नहीं जानते। तो अगर इसी तरीके से मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ, इस दुनिया में कितने लोग हैं, इस दुनिया में मिलियंस में लोग हैं, क्या अपन सब उनका नाम जानते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं जानते। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दुनिया भर के होते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनका नाम याद रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। 1 2 5 10 100 तक, 50 तक, 150 तक, 300 तक आप लोग नाम रट लोगे, लेकिन अगर उसके बाद आपको कोई नाम पूछ ले दूसरा, तो शायद आप लोग नहीं बता पाओ। तो साइंटिस्टों की टीम ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी में ये देखा गया कि क्यों ना एक ऐसी ट्रिक बनाई जाए, क्यों ना एक ऐसी फंडामेंटल ट्रिक बनाई जाए कि उस ट्रिक को अप्लाई करके मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकूं। और मेरे प्यारे बच्चों, उसी कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, उसी नोमेनक्लेचर को अपन बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब जिसे मान के चलो, इसको अगर छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझू, लेट सपोज ये मैं हूँ, आराम से आप समझने की कोशिश करना, ये मैं हूँ एंड ये जैसे मैं हूँ सोहेल और ये मेरी वाइफ है। ठीक है, और हमारी वाइफ है और हमने ये प्लान किया कि हमें एक बच्चा पैदा करना है 9 10 11 12 महीने के बाद, जब भी जितना टाइम लगता है। ठीक है, ये कौन है? खुशी। ठीक, अब मुझे एक बात बता दो कि जब हम दोनों की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में एक बच्चा पैदा होता है, और बच्चा होता है चिन सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा। ठीक है, अब देखो दरअसल क्या होता है कि हिंदू समाज के लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो एक रिवाज होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके नामकरण का एक रिवाज होता है बेटा जी। ओके, तो बच्चे के नामकरण का रिवाज जब होता है तो नाम इस तरीके से लिखा जाता है कि एक पंडित जी महाराज आते हैं घर के अंदर, और पंडित जी महाराज क्या बोलेंगे कि भाई साहब, जो लड़की हुई है लेट सपोज, इस लड़की का नाम आपको पी से रखना है। किससे रखना है दोस्तों? पी से रखना है। अब देखो, लड़की का नाम उसने पूरा नहीं बताया, बट इतना सा बोला कि उस लड़की का नाम आपको पी से रखना है। अब सवाल ये उठता है कि पी से तो दुनिया भर के नाम होते हैं। तो लड़की की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि इसका नाम अपन रखेंगे पूजा। क्या रखेंगे? पूजा। लड़की का जो बाप होता है इसका नाम रखेंगे परी। कोई कुछ और बोलता है पिंकी, कोई बोलता है प्रीति, कोई बोलता है प्रियंका, कोई बोलता है परिणीति या प्रेमा, जो भी मान लीजिए, कोई बोलता है परिणीति। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए प्यारे साथियों कि एक छोटी सी लड़की का नाम जिसका पंडित जी ने क्या बोला कि पी से नाम लिखना है, तो कितने सारे नाम आए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप एक बात बताओ, जब लड़की का जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, उस जन्म प्रमाण पत्र के अंदर आप लोग क्या ऐसे लिखोगे? पूजा कोमा परी कोमा पिंकी कोमा प्रीति कोमा प्रियंका कोमा प्रेरणा कोमा प्रीति, या जो भी नाम है आगे उसका सरनेम। इतने सारे नाम नहीं आ सकते। सो आपको पता है कि घर में किसकी चलती है? घर में चलती है होने वाली बीवी की। सही है, तो बीवी ने उसका नाम क्या बोला? पूजा। तो आप लोग बनाओगे जब इसका जन्म प्रमाण पत्र, तो उसका नाम क्या बनेगा? पूजा, और जो भी इसका सरनेम है। ठीक है, लेट सपोज यादव है तो क्या बनेगा? पूजा यादव। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ प्यारे साथियों, लेकिन नाम तो इतने सारे भी सामने आए, तो ये नाम क्यों नहीं रखे फिर हमने? तो ये कहा जाता है कि जैसे एक नाम जो फिक्स हो जाता है ना, तो जन्म प्रमाण पत्र के अंदर यही नाम आएगा।
कुछ दिनों के बाद में इस बच्चे का एडमिशन अपन स्कूल के अंदर कराएंगे, कुछ सालों के बाद में जब स्कूल के अंदर इसका एडमिशन होगा तब भी इसका नाम क्या आएगा, पूजा यादव। और मान के चलो जैसे ये हायर स्टडी करती है, जब इसका आधार कार्ड बनेगा तो आधार कार्ड में भी क्या नाम आएगा, पूजा यादव। बहुत अच्छी बात है कि मान के चलो कल को अपने को इसकी शादी करवानी है, तो लगभग ये 18-20 साल की हो गई, इसकी अपने को शादी करवानी है, तो शादी करवाने पर जो कार्ड छपते हैं, कार्ड में भी क्या नाम आएगा, पूजा यादव। टॉपिक को समझने की प्लीज कोशिश करना आप। अब जैसे मान के चलो कि शादी करने के बाद इसको जाना है फॉरेन ट्रिप पे, यूएसए इसको जाना है, तो यूएसए जाने के लिए आपको पता है फॉरेन कंट्री जाने के लिए एक तो वीज़ा बनता है दोस्तों, और वीज़ा के साथ साथ में एक आपका क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आपका पासपोर्ट बनता है। तो आप साथियों बताओ कि पासपोर्ट में भी क्या नाम आएगा, वही पूजा यादव। अब मान के चलो इस लड़की की पूरी उम्र हो गई और इस लड़की की हो जाती है डेथ लगभग 90 साल के बाद में, और डेथ होने के बाद बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र, और उसमें भी क्या नाम आएगा, पूजा यादव। सो आप लोगों ने क्या देखा कि जो एक नाम जो शुरू में जब बच्चे का जन्म हुआ, जो नाम जन्म प्रमाण पत्र में रखा, तो मरते दम तक वो नाम उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो इसी तरीके से बेटा इस नाम को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेम। क्या बोलेंगे दोस्तों, यूनिवर्सल नेम की पूरी दुनिया इसको इसी नाम से जानती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई साहब हर घर के अंदर एक निकनेम भी होता है, हर एक बच्चे का क्या होता है, निकनेम होता है। तो इस पूजा का निकनेम क्या है, पू। कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, डायलॉग है ना एक मूवी का, ठीक है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, पू नाम है। अब कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या आप पू लिख सकते हो क्या दोस्तों, आप मना करेंगे, जी नहीं हम नहीं लिख सकते। सो दैट आप लोगों ने क्या देखा कि जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर मरने तक के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने, सब में लड़की का नाम क्या निकला, पूजा यादव। सो दैट आप क्या कह सकते हो कि जो पूजा यादव नाम है ये एकदम यूनिवर्सल नेम है, तो पूरी दुनिया इसको इसी नाम से जानती है। तो जिस तरीके से इंसान का नाम यूनिवर्सल होता है, उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी यूनिवर्सल होता है। सो हम लोग बात करते हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये छोटी मोटी बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये तो उतारने वाली चीज़ है नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपन लोग नाम लिखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कुछ बातों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज़ आप लोग लेक्चर में बने रहे। और प्यारे साथियों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए लोग अपने से जुड़ सकें। बाकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और बेसिकली वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो अब एक एक बात आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो भाई साहब अपन डिस्कस करते हैं आईयूपीएसी नाम लिखने का क्या तरीका होता है, क्या ट्रेंड होता है। पहली बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहले जब भी किसी मॉलिक्यूल का आप आईयूपीएसी नाम लिखें, आप ये देखें कि उसमें कार्बन कितने हैं। जैसे शुरू के अंदर जब अपन छोटे बच्चे थे, हमारा एडमिशन स्कूल के अंदर करवाया गया, तो मैडम ने या टीचर ने हमको अल्फ़ाबेट सिखाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कैसे कबूतर भी सिखाया अपने को, उन्होंने काउंटिंग भी अपने को सिखाई। क्या आप एक बात बताओ, क्या पहले दिन आप लोगों ने सीख लिया था कंप्लीटली? आप कहोगे जी नहीं, पहले दिन हम नहीं समझ पाए थे उसको। इसका मतलब क्या हुआ, आज आपको सारी अल्फ़ाबेट याद है, आज आपको 2 का पहाड़ा भी पता है, आज आपको काउंटिंग भी आती है। क्यों? आप लोगों ने बचपन में बहुत प्रैक्टिस करी है। सो दैट अगर कोई बच्चा ऐसे सोच ले कि एक दिन में इसको मैं सीख लूंगा, नॉट पॉसिबल। अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, तो मान के चलो आपको ये आराम से समझ में आने वाला टॉपिक है। सो प्यारे बच्चों, चैलेंज नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। जब भी किसी मॉलिक्यूल का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होता है, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हैशटैग नंबर 1 कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, आराम से अपन पढ़ेंगे, नोट साथ साथ में आप लोग बनाते रहें। कार्बन परमाणु की संख्या की अपन बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, इसकी अपने को पहचान करनी है। मान के चलो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन हो सकता है, प्यारे बच्चों 2 कार्बन हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 1 कार्बन का जो नाम होता है कई बच्चों को पहले से पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता बार बार रिपीट करना मेरे साथ में, इसकी प्रैक्टिस करना, शायद आपको याद हो जाए। और जो मेरे सामने पलंग के ऊपर बैठ के जो मोहतरमा देख रही है वो भी प्लीज़ रिपीट करें। ओके, आप ज़रा समझने की प्लीज़ कोशिश करें, है ना, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको अपन बोलते हैं मेथ। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथ
3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोला करते हैं नॉन, और 10 को क्या बोलेंगे बच्चों, डेक। तो सबसे पहले हम लोगों को इन कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 होगा तो एथ, इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बोलना, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको 1 से लेकर 10 कार्बन तक का पता होना चाहिए कि एक कार्बन का नाम क्या होता है, मैथ, 2 को अपन क्या बोलेंगे, एथ, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन, 10 को अपन क्या बोलेंगे, डेक। सबसे पहला चैलेंज अपना ये होता है कि आपको किसी कार्बनिक अणु के अंदर पहचानना है कि कितने कार्बन हैं दोस्तों। आराम से बहुत इजी लेवल से अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो पॉइंट होता है मेरे प्यारे साथियों, सेकंड पॉइंट ये होता है कि प्रतिस्थापी की पहचान। अब सवाल ये उठ रहा होगा दोस्तों कि प्रतिस्थापी क्या होता है। सारी बात आपको समझ में आएगी, बस खाली आप लोग लेक्चर में बने रहे दोस्तों। प्रतिस्थापी की पहचान, प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है कि अपन कुछ नियम्स पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद में कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला को अपन चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद में जो चीज बाहर लटकी हुई मिलती है उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिस्थापी बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो प्रतिस्थापी होता है ना, हर एक प्रतिस्थापी का बच्चों क्या लगता है, पूर्व लग्न लगता है दोस्तों। क्या लगेगा, पूर्व लग्न। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। लग्न का मतलब क्या होता है, लगने वाला। हर एक प्रतिस्थापी का बच्चों क्या होता है, पूर्व लग्न होता है। जैसे मान के चलो आपको F दिख जाए किसी प्रतिस्थापी के रूप में, आपको Cl भी दिख सकता है, आपको Br दिख सकता है, आपको I दिख सकता है, आपको NO2 दिख सकता है, आपको OH दिख सकता है, आपको लेट सपोज ये रिंग भी आपको बनी हुई दिख सकती है। ओके, बात आप समझने की कोशिश करना। अगर किसी प्रतिस्थापी के रूप में आपको F दिखेगा तो पूर्व लग्न के रूप में उसको बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लोरो। क्या बोलेंगे, फ्लोरो। Cl को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरो। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लोरो। Br को अपन क्या बोलेंगे, ब्रोमो। दोस्तों क्या बोलेंगे, ब्रोमो। I को अपन बोलते आयोडो। क्या बोलेंगे साथियों, आयोडो। NO2 को अपन बोला करते हैं नाइट्रो। क्या बोलेंगे दोस्तों, नाइट्रो। OH को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी। ओवर इसको अपन बोलते हैं फेनिल। दुनिया भर के और भी होते हैं बट इतने से अपना काम हो जाता है। सेकंड चैलेंज अपना ये होता है। पहला चैलेंज दोस्तों क्या होता है कि कार्बन की पहचान करना कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं। उस कार्बन को नंबर देने के बाद में आप देख सकते हो कि किस कार्बन को क्या कहा जाता है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। उसके अलावा फिर प्रतिस्थापी की पहचान करनी है। प्रतिस्थापी का मतलब होता है कि सिलेक्शन के बाद में जो चीजें बाहर लटकी रहती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। अगर प्रतिस्थापी के रूप में आपको F दिखे तो बच्चों इसको फ्लोरो बोलेंगे, Cl दिखे तो क्लोरो बोलेंगे, Br दिखे ब्रोमो बोलेंगे, I दिखे आयोडो बोलेंगे, NO2 दिखे नाइट्रो बोलेंगे, OH दिखे हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और बेंजीन रिंग लटकी हुई दिखे तो इसका नाम फेनिल होता है। सुपर इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी जो बात होती है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसको अपन बोलते क्रियात्मक समूह की पहचान। क्रियात्मक समूह की पहचान, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, so before starting क्रियात्मक समूह, before starting functional group, first of all I want to discuss a number of carbon atom present in organic molecule, that is 1 2 3 and so on। उसके अलावा अपन बात करते हैं प्रतिस्थापी की पहचान। प्रतिस्थापी को इंग्लिश में बोला करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। किस सब्स्टिट्यूएंट का क्या प्रीफिक्स होता है। पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीफिक्स। पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब लगने वाला। किसको क्या बोलते हैं आपको पता लग गया। थर्ड जो अपन बात करने वाले, क्रियात्मक समूह की पहचान। इन तीनों बातों को पता होने के बाद, इन तीनों बातों का पता होने के बाद कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे। सो प्लीज आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चैलेंज नंबर फर्स्ट भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया, और अब हम लोग बात करने चैलेंज नंबर थर्ड की अपन बात करने वाले। साथियों चैलेंज नंबर थर्ड में क्या पहचानना होता है, क्रियात्मक समूह पहचानना होता है।
सो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो खूब सारे क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में आप इनको एज इट इज बना लीजिए। साथियों याद रखना कि जो क्रियात्मक समूह होता है, हर एक क्रियात्मक समूह का क्या होगा, हर एक क्रियात्मक समूह का बच्चों अनुलग्न होता है। क्या होता है साथियों, अनुलग्न होता है। अनु का मतलब क्या होता है, बाद में, लग्न का मतलब क्या होता है, लगने वाला। हर एक क्रियात्मक समूह का क्या होगा, अनुलग्न होगा प्यारे बच्चों, और इसको अपन बोला करते हैं सफिक्स। क्या होता है दोस्तों, सफिक्स। आपको पहली बात तो ये पहचानना आना चाहिए कि कौन से क्रियात्मक समूह की शक्ल कैसी होती है। जिस तरीके से आप लोग मेरी शक्ल पहचानते हो, अपने घर वालों की शक्ल पहचानते हो, उसी तरीके से आप लोगों को इसकी शक्ल पहचानना आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं, एक नंबर पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सल्फोनिक अम्ल, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है एनहाइड्राइड, फोर नंबर पे लिखा हुआ है एस्टर, उसके बाद में लिखा हुआ है अम्ल हैलाइड, उसके बाद में दोस्तों लिखा हुआ है एमाइड, फिर लिखा हुआ है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, उसके बाद थायो अल्कोहल, फिर एमीन, फिर ईथर। ये सारे क्रियात्मक समूह के नाम होते बेसिकली, और हर एक क्रियात्मक समूह की संरचना यहां बन रखी है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन पे मैं स्टार बना देता हूं दोस्तों। एक नंबर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों है, तो सारे इंपॉर्टेंट, बट जिन पे मैं स्टार बना रहा हूं वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, और ये हमारे सिलेबस में चैप्टर है मेरे साथियों, है ना। ये एल्डिहाइड भी चैप्टर है हमारा, ये कीटोन भी चैप्टर है बच्चों, कीटोन के अलावा एल्कोहल भी अपना चैप्टर है ना, और उसके अलावा एमीन भी अपना चैप्टर है, उसके अलावा ईथर भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। ठीक है, जिन पे स्टार बनाया है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सर यहां से सवाल नहीं बनेंगे क्या, नहीं दोस्तों, यहां से जेट एग्जाम ने सवाल पूछ रखा है, यहां से जेट एग्जाम ने सवाल पूछ रखा है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन चैप्टर वाले पार्ट अलग से मैंने डिस्कस किए जिन पे मैंने स्टार बनाया है। तो जरा आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले आपको याद करना कि कौन क्रियात्मक समूह कैसा दिखता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो संरचना होती है वो होती है COOH, सल्फोनिक अम्ल की होती है SO3H, एनहाइड्राइड की होती है C+O, OC+O, यस और नोट, एस्टर की होगी C+O OR। उसके अलावा अम्ल हैलाइड की अगर हम लोग बात करें तो होगी C+OX, अगर एमाइड की बात करेंगे C+ONH2, उसके अलावा हम लोग साइनाइड की बात करेंगे CN होगी, आइसोसाइनाइड NC होगी, एल्डिहाइड CHO होगा, कीटोन C डबल बॉन्ड दोनों तरफ कार्बन होंगे, एल्कोहल OH होगा, थायो अल्कोहल SH होगा, एमीन NH2 होगा, और ईथर ऑक्सीजन के दोनों और फ्री वैलेंसी पर कार्बन होंगे। सो आप लोगों ने क्या देखा, कौन कैसा दिखता है। उसके अलावा सब चीज का आपको अनुलग्न पता होना चाहिए। क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनिक अम्ल, उसके अलावा एनहाइड्राइड का होता है ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर का होगा ओवेट, उसका होगा ऑयल हैलाइड, उसके अलावा एमाइड का एमाइड होगा, साइनाइड का नाइट्राइल होता है, आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल होगा, और उसके अलावा एल्डिहाइड का एल होगा, कीटोन का ओन होगा, एल्कोहल का ओल होगा, थायो एल्कोहल का थायोल होगा, एमीन का एमीन होगा, यस और नोट। तो इनके अनुलग्न आपको याद होने चाहिए, और कोई बच्चा पहली बार इसको पढ़ रहा है तो ये बिल्कुल आप मत समझना कि एक दिन में आपको याद हो जाएगा। अगर आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो मान के चलो साथियों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 3 चैलेंज हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले कार्बन की संख्या, कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं। सेकंड बात अपने को पता होनी चाहिए कि प्रतिस्थापी क्या है, अभी पढ़ेंगे कुछ देर के अंदर बच्चों अपन। थर्ड बात अपने को पता होनी चाहिए क्रियात्मक समूह के बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में। तो ये 3 बात अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग का बेसिक फंडामेंटल आपका बेस तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर अगर हमको ये तीनों बात याद हो जाए तो क्या हम लोग किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं क्या? मैं कहूँगा जी नहीं। अभी आप लोगों को IUPAC के कुछ नियम पढ़ने हैं। उन नियमों को पढ़ने के बाद आप हर एक मॉलिक्यूल का IUP से नाम लिखने में समर्थ होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसको पढ़िए दोस्तों, बार बार याद करिए। आई होप आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं होता है तो इसको लिख लिख कर याद करें। लेकिन दोस्तों चैलेंज तो अपना यही है कि इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अपन नाम लिख ही नहीं सकते। एक बार में याद नहीं होने वाला है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें।
और जहां आप लोग पढ़ते उसकी वॉल के ऊपर बना के चिपका दे भाई साहब, रोज इसको एक बार देखें ताकि आपको 3-4-5 दिन में आराम से याद हो जाए। ओके, सो अब हम बात करने वाले IUPAC के नियम। सो आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग IUPAC के नियम। ओके, चलो अब हम बात करने वाले IUPAC के नियम। बच्चों IUPAC के नियम बड़े शानदार हैं, और IUPAC के नियम जो समझ लिया, फिर कोई सा भी मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाए इजीली आप उसका नाम लिख देंगे दोस्तों, है ना। तो IUPAC के नियम बहुत आसान होते हैं। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो एक बार फिर से देख लीजिए, और जिनको पता है वो ऑलरेडी आपको पता है ना, तो बच्चों आप इस वीडियो को मल्टीप्लाई 2 की स्पीड में भी देख सकते हो ताकि जल्द से जल्द आपका वीडियो फिनिश हो जाए। और प्यारे बच्चों इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नए लोग अपने से जुड़ सकें। बाकी मामला आपको पता ही है दोस्तों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC के नियम। सब लोग डाल दीजिए हेडिंग IUPAC के नियम। IUPAC के नियम। IUPAC के नियम हमारी मदद कब करेगा? ये मदद करेगा नाम लिखने के अंदर। हमारी क्या हेल्प करेगा? नाम लिखने में हेल्प करेगा। फिलहाल रात के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, और रात के 11:30 पौने 12 बजे बारिश भी आपको सुनाई दे रही होगी, बैकग्राउंड से आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी। साथियों आप लोगों को ना कम वॉल्यूम में इस वीडियो को देखना है ताकि जो इरिटेट वॉइस बाहर वाली आ रही है वो आपको परेशान ना करे और आप आराम से इस लेक्चर को एंजॉय कर सकें, है ना। तो सबसे पहला नियम मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना नियमों के आप नाम नहीं लिख सकते हो बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियम नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को नियम आते हैं वो हर एक मॉलिक्यूल का नाम लिख लेंगे। सबसे पहला नियम दोस्तों ये होता है, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करते हैं। तो सबसे पहला नियम बच्चों क्या होता है? सिलेक्शन। सबसे पहला नियम क्या होगा बच्चों? सिलेक्शन। सिलेक्शन को हिंदी में क्या बोला करते हैं? चयन। किसका चयन करना है? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ध्यान रहे कि अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो वो श्रृंखला में आना चाहिए। श्रृंखला वो सिलेक्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रतिस्थापी दिखाई दे। तो पहला नियम क्या होता है? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करेंगे। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। पहला नियम क्या होता है? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करेंगे। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, और ये मानना कि हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। ओके, चलो वैलेंसी कंप्लीट में लिख ही देता हूं, बाद में आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट। जैसे मान के चलो मैंने ये एक मॉलिक्यूल लिखा। चैलेंज नंबर फर्स्ट क्या था कि इसमें कार्बन की पहचान करना। तो कितने कार्बन है फटाफट आप लोग गिन के बताओ। 1 2 3 4, ठीक है। ओके, नियम नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करें। तो आपको पता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो आपको यही दिख रही है। सिलेक्शन का और कोई तरीका ही नहीं है कि सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया। अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, सिलेक्शन जो ये पाइपलाइन मैंने जो यहां पर बनाई है, इसके बाहर कुछ आपको दिख रहा है क्या? आप कहोगे जी नहीं, सिर्फ एक कार्बन श्रृंखला अपने को दिख रही। इट मींस इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड एग्जांपल की अगर अपन लोग बात करें, आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों में, जैसे मान के चलो पहले अपन सिंगल बॉन्ड की ही बात करेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल आपके सामने ये है। तो फटाफट आप सोच के बताओ कि लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? क्या ये सीधी वाली है, क्या टेढ़ी वाली है? कई बच्चे क्या करेंगे, सीधी वाली को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें कार्बन गिनो 1 2 3 और 4। लेकिन अगर आप ये वाली सिलेक्ट करो ना तो इसमें आपको 5 कार्बन दिखाई देंगे। जरा ध्यान से देखना आप लोग, चेक करो।
1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, जबकि इसमें कितने कार्बन थे आपके? 4 कार्बन। तो कौन सी श्रृंखला को सेलेक्ट करना है आप लोगों को? लंबी कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करना है। अब मुझे बताओ कि जो पाइपलाइन आपको दिख रही है, इस पाइपलाइन के बाहर कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? आप कहोगे जी हां दिख रहा है। इसी का नाम बच्चों क्या होता है? प्रतिस्थापी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी बोलते हैं, लटका हुआ सामान बोलते हैं। यस और नॉट? आगे अपन चलते हैं जी। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर गौर फरमाना जी, और मुझे बताना कि लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। आराम से आप समझ सकते हो, बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे? सर मैं सोचता हूं एक बार। तो कई बच्चे क्या करेंगे? सीधी को सिलेक्ट करेंगे, कई बच्चे ऐसे टेढ़ी कर ले जाएंगे भाई साहब। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसी टेढ़ी भी करोगे ना तो भी 4 आएंगी। तो इससे बेहतर है कि आप लोग क्या कर लो? सीधी श्रृंखला को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 1 2 3 4। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि इस पाइपलाइन के अलावा बाहर आपको कुछ दिख रहा है क्या? आप कहोगे जी हां। और कितने दिख रहे हैं? आप कहोगे 2 दिख रहे हैं भाई साहब, 1 2। तो इसमें कितने प्रतिस्थापी? 2 प्रतिस्थापी। इसमें कितने प्रतिस्थापी? 1 प्रतिस्थापी। वेरी गुड। आगे अपन चलते फॉर एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर हम लोग बात करना चाहें मेरे प्यारे साथियों, जरा आप लोग ध्यान से समझना इस चीज को। ये एग्जाम्पल आपके लिए अहम साबित हो सकता है। ओके, अब जरा ध्यान से इसको देखना, आप कौन सी श्रृंखला को सेलेक्ट करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? सर 1 2 3 4 सीधी हो रही है। अगर आप लोग सीधी श्रृंखला को सेलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड उसके हिस्से में नहीं आएगा। और मैंने आपको एक लाइन बोली है कि अगर डबल बॉन्ड आपको दिखाई देना तो उसको भी पाइपलाइन के अंदर डालना है आप लोगों को। तो कैसे डालेंगे पाइपलाइन के अंदर? ऐसे। जो यहाँ पर अपने एक गलती कर दी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सही। तो ये वाली अपने को सेलेक्ट करनी है। अब बताओ पाइपलाइन के अलावा बाहर कुछ दिख रहा है कि आपको जी हाँ, एक प्रतिस्थापी मुझे नजर आ रहा है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल अपने दुनिया भर के। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। देखना जरा ध्यान से। आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्या आपने सिलेक्शन यही किया क्या लंबी कार्बन श्रृंखला का? आप कहोगे जी हाँ, हमने यही सिलेक्शन किया। कितनी चीजें बाहर लटकी हुई आपको दिखाई दे रही है? फटाफट काउंट करके बताओ। तो हमारी मैडम बोल रही 3 दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। यस और नॉट? आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, बेटा शानदार एग्जाम्पल है। अगर इन पर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो मान के चलो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो आपसे नहीं होगा। तो बताओ लंबी श्रृंखला कौन सी? कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह आ गया, तो इसको भी चेन का हिस्सा बनाएंगे। तो आप कहोगे जी हाँ, ये सबसे लंबी श्रृंखला। कितने कार्बन? 1 2 3 4। एग्जाम्पल नंबर 7 की हम लोग बात करें तो कोई सा भी एग्जाम्पल देखते रहो दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से बना लो और आप उसमें ये सेलेक्ट करो कि कार्बन कितने हैं जी, उसमें कार्बन कितने हैं, उसमें कार्बन कितने हैं। देख लो ना जी, फटाफट देख लो ना आप लोग। जैसे ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ओके। अब सिलेक्शन करके बताओ। तो सिलेक्शन देखो, क्रियात्मक समूह आ गया ना, तो इसको भी चेन का हिस्सा आपको बनाना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी चीजें बाहर लटकी हुई है? आप कहोगे 2 1। अब कई बच्चे क्या बोलेंगे? सर 1 2 3। नहीं जनाब, ये एक ही है भाई साहब। अगर ये अलग से बना होता तो उसको अपन अलग काउंट करते हैं। पूरा अगर कितना भी लंबा क्यों ना बन जाए उसको अपन एक ही काउंट करेंगे। तो कितनी चीज लटकी हुई है? 2 चीज। तो कितने प्रतिस्थापी इसके अंदर? 2 प्रतिस्थापी। नेक्स्ट एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल। सिलेक्शन करके बताओ सबसे पहले। अब कई बच्चे क्या करेंगे? सीधी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही तुमने सीधी को सिलेक्ट किया, डबल बॉन्ड हिस्से में नहीं आएगा, सो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो दैट सिलेक्शन आपका होगा ये वाला, ये लो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखा कि नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? लंबी कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करना है। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है।
अब इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि आपको कहीं प्रतिस्थापी सेम नजर आ रहे हैं, कहीं पर आपको अलग भी नजर आ रहे हैं। इनकी एक अलग कहानी होती है बच्चों। ये होता है नियम नंबर फर्स्ट। समझे कि नहीं समझे आप लोग? डाल दीजिए नियम नंबर सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर डाल दो नियम नंबर सेकंड। ओके माय डियर। सो अब नियम नंबर सेकंड क्या होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। और नियम नंबर सेकंड ये होता है, जो आपने श्रृंखला सेलेक्ट करी है ना, उसको नंबर देना है दोस्तों। तो रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है दोस्तों? रूल नंबर सेकंड ये बोलेगा नंबरिंग। क्या बोलेगा दोस्तों? नंबरिंग। NUMBERING। नंबरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? अंकन। मतलब आपने जो नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग किसकी करनी है? जो आपने सेलेक्ट किया। इन्हीं एग्जांपल को मैं डील करूंगा प्यारे बच्चों दोबारा। तो प्यारे बच्चों कहानी क्या होती है कि सेकंड नियम ये बोलता है कि चयनित कार्बन श्रृंखला को अंकन किया जाता है, और अंकन करने का तरीका ये होता है कि क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड दोनों आ जाए तो कम नंबर किसको मिले? इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं प्यारे बच्चों। तो अंकन करना है। अंकन किसको करना है? चयनित कार्बन श्रृंखला को अंकन करना है। और अंकन करने में प्रायिकता का क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, कि पहले अंक किसको दे, पहले अंक किसको दे। प्रायिकता का जो क्रम होता है ना बच्चों, कि सबसे कम नंबर क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए अगर है तो, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी। यस और नॉट? ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा प्रायिकता का क्रम होता है। इसके बिना आप नंबर दे ही नहीं सकते हो। देखना जी, इधर देखो, इधर उधर ध्यान ना दो, दिक्कत वाली बात हो सकती है ना। हाँ, प्रायिकता का क्रम क्या होगा कि मान के चलो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड दोनों आ जाए, तो बताओ सबसे नंबर कम किसको मिलना चाहिए? क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो सबसे नंबर कम किसको मिलना चाहिए? जो आगे की तरफ है, डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी आ जाए तो सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड को। लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग की नसें फट रही बुरी तरीके से सामने बैठे बैठे, है ना। केमिस्ट्री आसान थोड़ी है, हर किसी की बस की बात थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ना। क्यों मैडम? सही है। इधर देखो, अब आपको नंबर देना है दोस्तों। अब यहां पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ना कोई क्रियात्मक समूह है, तो आप सिंपल नंबर यहां से दे दो, चाहे यहां से दे दो, एक ही बात है भाई साहब। 1 2 3 एंड 4। अगर कोई यहां से देगा तो वो भी सही है। दोनों तरीके एकदम 100% करेक्ट है। इसकी बात करता हूं। अब यहां पे आपको एक प्रतिस्थापी दिख रहा है दोस्तों। क्या दिख रहा है? प्रतिस्थापी दिख रहा है। समझने की आप लोग कोशिश करना। आपको क्या दिख रहा है? प्रतिस्थापी दिख रहा है। दिख गया? अब इस प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए। यहां से कितना नंबर मिलेगा? 1 2 3 नंबर। यहां से 1 2 3 नंबर। तो चाहे तो आप यहां से दो, चाहे तो आप यहां से दो, एक ही बात है भाई साहब। मैंने नंबर यहां से दे दिया 3 4 और 5। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम कहानी, आप चाहे तो यहां से नंबर दे दो, चाहे आप लोग यहां से नंबर दे दो, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूंगा, डबल बॉन्ड भी आ गया और प्रतिस्थापी भी आ गया, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, फिर प्रतिस्थापी को। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, तो नंबर यहां से दूं कि यहां से दूं? बच्चों डबल बॉन्ड के बाद प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर तुमने नंबर यहां से दिया, 1 2 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, लेकिन जब यहां से दोगे 1 2 नंबर पे आ रहा है, दिमाग खोल के बैठिए भाई साहब। तो यहां से नंबर देंगे अपन 1 2 3 और 4। जिसको नींद आ रही है वो सो भी सकता है ना बिना बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब सवाल उठता है मेरे साथियों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपकी श्रृंखला आपने सेलेक्ट कर ली। अब यहां से 2 नंबर, वहां से भी 2 नंबर, सर अब कहां से दे? तो बच्चों याद रखना मेरे साथियों, IUPAC का नियम होता है कि अगर किसी कार्बनिक अणु के अंदर असमान प्रतिस्थापी आ जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का अपन क्रम यूज करेंगे। Cl को क्लोरो बोलते, इसको मैथिल बोलते। क्लोरो स्टार्ट C से होता है, मैथिल M से चालू होता है। तो जो पहले आएगा उसको नंबर कम मिलना चाहिए। सो दैट नंबर कहां से मिलेगा? यहां से इसको नंबर मिलने वाला है। ओके,
अब ये सिलेक्शन है, अब यहां से दे कि यहां से दे, आप बोलोगे सर क्रियात्मक समूह आ गया तो क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलना चाहिए, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक, ओके। अब यहां पे क्रियात्मक समूह, यहां 2 प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह से सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए जनाब? क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए, सो देट 1 2 3 एंड 4, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे चाहे तो आप यहां से दे दो, चाहे यहां से दो, एक ही बात है बच्चों। ये नंबर देने के तरीके होते हैं बच्चों, ध्यान रखना साथियों। अगर आप लोग थोड़ी मेहनत मेरे साथ करेंगे तो मान के चलो आपको IUPAC में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बस कुछ नियमों की बातें, इन नियमों को आप ध्यान से देखिए। अगर नियमों को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो भाई साहब दुनिया भर के एग्जाम्पल आप खुद लोग करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। नियमों को तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड नियम क्या होता है? नंबर करना। पहला नियम क्या होता है? सिलेक्शन करना। सेकंड होता है नंबर देना, और थर्ड नियम होता है नाम लिखना। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका मुझे कब से इंतजार था। डाल दीजिए आप लोग हेडिंग नाम देना। तो नाम कैसे देंगे? वो कहां गया डस्टर? लाओ, नाम कैसे देंगे अपन लोग? डाल दो रूल नंबर 3, नाम देना। पहला नियम आप लोगों ने क्या लिखा? सिलेक्शन करना। सेकंड नियम क्या लिखा आप लोगों ने? नंबरिंग देना। थर्ड नियम में क्या होता है? नाम देना। नाम देने के अलग अलग तरीके है ना। नाम कोई प्यार से देता है, कोई बाबू सोना बोलता है, कोई जादू टोना बोलता है, जैसा भी आप लोगों की इच्छा श्रद्धा अनुसार आप नाम बोल सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान से देखना भाई साहब इधर। अब अपन देंगे नाम। सो आप सब लोग डाल दीजिए बच्चों रूल नंबर 3, सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है नाम देना। ओहो, दे दो ना प्यार से नाम मुझको, क्यों नहीं देते? कब दोगे नाम? उसी का इंतजार कब से मैं कर रही हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं नाम देना। तो प्यारे बच्चों, नाम देने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। अब नाम कैसे दें, एक छोटी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसको जरा आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ देखो इधर कि नाम देने का एक ट्रेंड आपको फॉलो करना है बच्चों, कि सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे प्रतिस्थापी का। ये अपनी ट्रिक बनाई हुई है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, कहीं पर भी किसी भी कॉपी के अंदर, ये सिर्फ अपनी कॉपी के अंदर मिलेगी। एकदम देसी ट्रिक बनाई है अपन ने ना। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम उसके नंबर के साथ, ओ हो, ये तो बड़ी कमाल की बात है, उसके नंबर या अंक के साथ देखना भाई, पहली बात ये। उसके बाद आप क्या लिखोगे? एल्क, अलका थोड़ी बोल रहा हूं, एल्क बोल रहा हूं, एल्क। अब जनाब ये एल्क क्या होता है इसको भी समझ लो। एल्क का मतलब होता है कार्बन। कार्बन कुछ भी हो सकता है। एक कार्बन को मेथ बोलते हो, दो को एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये क्या होता है? कार्बन की संख्या। सो आप यहां लिख सकते हो कार्बन की संख्या, ओके। उसके बाद आपको लिखना है बच्चों प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखना है दोस्तों? प्राथमिक अनुलग्न। मुझे लगता है रात के 12 बज गए होंगे, ओके। उसके बाद लिखेंगे साथियों द्वितीयक अनुलग्न, और टाटा बाय बाय, फिनिश कर देंगे इसको। सवाल ये उठता है कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, मैं समझाता हूं। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन तो पढ़े होंगे दोस्तों। एक आपका एल्केन होता है जी, एक आपकी एल्कीन होती है। मैंने वीडियो नंबर 1 में ही आपको एक्सप्लेन किया है दोस्तों, ये आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो नंबर 1। एल्केन का जो अनुलग्न होता है दोस्तों वो एन होता है। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, एन। एल्कीन का क्या होगा? आप कहोगे इन, लास्ट में क्या लिखा हुआ, इन। एल्काइन का क्या होता है? आप कहोगे आइन, लास्ट में क्या लिखा हुआ, आइन। समझ गए होंगे आप लोग भाई साहब। द्वितीयक अनुलग्न यूज अपन करते हैं क्रियात्मक समूह के लिए। क्रियात्मक समूह के लिए अपन क्या यूज करेंगे? द्वितीयक अनुलग्न यूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है जनाब, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, मैंने अभी चार्ट बनाया था कुछ देर पहले,
कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक होता है, एल्कोहल का ओल होता है, कीटोन का ओन होता है, एल्डिहाइड का एल होता है, सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनिक अम्ल होता है, एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड होता है, एस्टर का ओएट होता है, एमीन का एमीन होता है, एल्कोहल का ओल होता है, थायो एल्कोहल का थायोल होता है, और ईथर का कुछ नहीं होता। बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये ट्रेंड आपको फॉलो करना चाहिए। बस खाली इसके बाद में टाटा बाय बाय, फिनिश अपन वीडियो को करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन सबको करके दिखाना है जो कहते थे पगली तेरे बस की बात नहीं है। ध्यान से देखना इस चीज को। इसके बाद कुछ छोटे मोटे नियम है, फटाफट अपन लिख लेते बच्चों। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी कार्बनिक अणु का चयन करने के बाद समान प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार आए, लिख लेना इस बात को, जैसे मैं बोल रहा हूं, कार्बनिक अणु का चयन करने के बाद समान प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार आए तो 2 के लिए डाई इस्तेमाल करेंगे, 3 के लिए ट्राई इस्तेमाल करेंगे, 4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। लिख लेना बच्चों जो मैंने लाइन बोली है कि अगर किसी कार्बनिक अणु का चयन करने के बाद समान प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार आए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। 2 के लिए अपन क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, समान प्रतिस्थापी आने पर डाई, 3 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्राई, और 4 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। ओके माय डियर, ओके ओके। रूल नंबर 5 सुनना जरा ध्यान से, लिख लेना इस बात को जैसा मैं कह रहा हूं आप लोगों को। अगर किसी कार्बनिक अणु का सिलेक्शन करने के बाद असमान प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार आए तो फिर आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करेंगे। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे दोस्तों। जैसे कि मान के चलो एक प्रतिस्थापी ब्रोमो है और एक क्लोरो है, तो ब्रोमो स्टार्ट बी से होता है, क्लोरो सी से होता है। पहला नाम किसका लिखोगे, ब्रोमो का लिखोगे दोस्तों। तो आप लोग लिख सकते हो। अगर किसी कार्बनिक अणु की श्रृंखला को चयन करने के बाद असमान प्रतिस्थापी आ जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रकार से करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसका नाम अपन पहले लिखेंगे, और जो बाद में आता है उसका नाम अपन बाद में लिखेंगे। ओके माय डियर, लिख लिए होंगे आप लोगों ने। रूल नंबर 5 छोटे छोटे। रूल नंबर 6 कि नंबर और नंबर के बीच कोमा लगाते, लाइक 1,1 या 2,3 या 1,4 कुछ भी हो सकता है ना। नंबर और नंबर के बीच कोमा लगाते हैं, और नंबर और शब्द के बीच हाइफन लगाते हैं, और इसको टाटा बाय बाय करते हैं। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे साथियों? फटाफट एक बारी में कंक्लूजन निकालता हूं इसका। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो ताकि मैं आपको स्लाइड दिखा सकूं, तो ये तो भाई व्हाइट बोर्ड है, इसमें जो एक बार मिट गया तो दोबारा नहीं आएगा, लिखना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो देखो स्मार्ट बोर्ड की कुछ रीजन की वजह से हम लोग इस पर वीडियो नहीं बना पाए, बट आप लोगों को तो प्यारे साथियों लेक्चर देखने से मतलब है, चाहे तो वो स्मार्ट बोर्ड पे बने, चाहे तो ब्लैक बोर्ड पे बने, चाहे तो व्हाइट बोर्ड पे बने, चाहे तो रफ कॉपी के अंदर बने, बस आपको समझ में आना चाहिए बात है। प्यारे बच्चों, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आईयूपीएसी नाम लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले आप लोग कार्बन की संख्या को पहचानेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापी को पहचानेंगे, उसके बाद क्रियात्मक समूह को पहचानेंगे, उसके बाद आईयूपीएसी के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है नंबरिंग, पहला नियम होता है सिलेक्शन, सेकंड नियम नंबरिंग, थर्ड नियम होता है नेमिंग। नेमिंग देने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन सभी बातों को आपको नोट करना है। जिन बच्चों को नोट्स की पीडीएफ चाहिए होती है, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल नंबर मेंशन है, उन पर आप मैसेज करके अपना नाम प्लस अपना एड्रेस बता दीजिए, आपको नोट्स की पीडीएफ भी प्रॉपरली तरीके से मिल जाएगी। और अगर आपके कोई डाउट्स होते आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच अपना समय इस YouTube को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।